आज की दुनिया में इतनी चीमपो है, इतना भागा दौड़ी कि दिमाग का दही हो जाता है। शांति और दिमागी सुकून तो जैसे गायब ही हो गया है। कभी कभी तो इतना दुखी होते हो, निराश होते हो कि लगता है सब खत्म हो गया। सोचते हो यार इतनी जल्दी बड़े हो गए, कुछ तो किया नहीं, अच्छी नौकरी है फिर भी खुशी गायब। शायद तुम वो जिंदगी जी रहे हो जो दूसरे चाहते हैं, अपनी नहीं। शायद वो काम कर रहे हो जो तुम्हें पसंद ही नहीं। डरते हो लोग क्या कहेंगे, बदलाव से डरते हो। लगता है टाइम बर्बाद कर रहे हो, कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर ऐसे ख्याल आते हैं तो टेंशन मत लो, तुम अकेले नहीं हो। इस किताब में जो अभी बनी नहीं है पर हम बना रहे हैं, हम तुम्हें बताएंगे इकिगाई कैसे ढूंढते हैं। ये जापानी वर्ड है, समझो जिंदगी का मकसद। इकी मतलब लाइफ, गाई मतलब मीनिंग, मतलब जिंदगी का मतलब ढूंढना। ये विक्टर फ्रैंकल के लोगोथेरेपी से मिलता जुलता है, मतलब जिंदगी का उद्देश्य। तो चलो अपना इकिगाई ढूंढो और खुश रहो। और हां, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। बस हंसते रहो, और अगर हंसी ना आए तो भी हंसने की कोशिश करो, शायद फिर हंसी आ जाए। चैप्टर 1, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा इकिगाई क्या है? कभी खुद से पूछा है कि किधर जा रहे हो? शायद तुम सोच रहे हो ये इकिगाई कहां मिलता है? भाई, ढूंढना थोड़ा सब्र का काम है, पर मान लो ये खजाने से कम नहीं है। इसके लिए खुद को थोड़ा और जानना पड़ेगा। अगर मिल गया तो बधाई हो। बहुत लोग तो ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। इकिगाई तुम्हारे पैशन का अड्डा है। दुनिया में तुम्हारा मिशन, तुम्हारा काम और धंधा, ये 4 चीजों से बनता है। जो तुम्हें पसंद है, पैशन, दुनिया को जिसकी जरूरत है, मिशन, जिसमें तुम सबसे अच्छे हो, काम, और जिसके लिए तुम्हें पैसा मिलता है, प्रोफेशन। तुम्हारा पैशन और मिशन साथ साथ चलना चाहिए। तुम वो करो जो तुम्हें पसंद है, पर उसका कोई मकसद भी तो होना चाहिए। जैसे तुम्हें किताबें लिखना पसंद है, पैशन, और तुम्हें लगता है तुम यही सबसे अच्छा कर सकते हो। तुम लिखना शुरू करते हो क्योंकि तुम्हारा मिशन है लोगों को अपने शब्दों से इंस्पायर करना। तुम्हें अपनी अकल और काबिलियत का पैसा भी मिलता है, और ये तुम्हारा प्रोफेशन बन जाता है। अब तुम्हारे हर शब्द की वैल्यू है। समझो, एक तीर से 2 निशाने। तुम वो काम कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें पैसा मिल रहा है और जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, और इसीलिए तुम जल्दी रिटायर नहीं होते। जो काम पसंद है वही करते रहो, यही जवानी का राज है। याद रखना, काम इसलिए करो क्योंकि तुम्हें वो काम पसंद है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। उससे जो खुशी मिलती है, जो सुकून मिलता है, और दूसरों की जिंदगी पर जो अच्छा असर पड़ता है, वो सबसे बड़ा इनाम है। चैप्टर 2, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमें बताती है बुढ़ापा कैसे रोकना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बन जाएं, पर हाँ, इससे टेंशन कम जरूर होती है। लाइफ आसान और आरामदायक हो जाती है। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे मत बैठो। दिमागी और शारीरिक कसरत दोनों साथ साथ करनी पड़ेंगी। जब दिमाग हेल्दी रहेगा तो बुढ़ापा भी स्लो मोशन में आएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, हर चीज को अच्छे नजरिए से देखो। इससे इमोशंस को ठीक से हैंडल कर पाओगे, अपने आसपास की नेगेटिविटी से बच पाओगे। कॉलिन हेमिंग्वे और शोलो मोनेज कहते हैं, नई जानकारी हासिल करो, लोगों से बात करो, वो काम करो जो तुम्हें लगता है तुम नहीं कर सकते। इससे डिप्रेशन नहीं होगा, चाहे तुम 20 साल के ही क्यों न हो। दिमाग के न्यूरॉन्स 20 साल की उम्र से ही बढ़ने लगते हैं, इसलिए दिमागी कसरत बहुत जरूरी है। दिमाग को एक्टिव रखो, सीखने की इच्छा को कभी मरने मत दो। टेंशन बुढ़ापे का सबसे बड़ा कारण है। ज्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स टेंशन से ही होती है। ये हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर और हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हम समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं। साइकोलॉजी प्रोफेसर हॉवर्ड एस फ्रेडमैन कहते हैं, थोड़ा टेंशन अच्छा है। जो लोग कम टेंशन लेते हैं वो ज्यादा जीते हैं उन लोगों से जो आराम भरी अनहेल्दी लाइफ जीते हैं और जल्दी रिटायर हो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी न करने से मसल्स
और रेस्पिरेटरी फिटनेस कम हो जाती है। टेंशन थोड़ा फायदेमंद भी है क्योंकि ये हमें प्रॉब्लम से लड़ना सिखाता है, पर हमें हर प्रॉब्लम के प्रति अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखना होगा। नर्वस, कंफ्यूज और टेंशन के शिकार होने से बचना होगा। याद रखो, टेंशन तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से होता है। जो लोग पॉजिटिव नजरिए से चीजों को देखते हैं वो इमोशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। टेंशन कम करने के लिए मेडिटेशन करो, सांस लेने की कसरत करो, योगा करो और बॉडी मतलब एक्सरसाइज करो। और हां, ज्यादा सीरियस मत हो, थोड़ा हंस भी लिया करो, नहीं तो टेंशन और बढ़ जाएगी। चैप्टर 3, लोगोथेरेपी मतलब जिंदगी का मकसद, सिगमंड फ्रॉयड के साइकोएनालिसिस से थोड़ा अलग है। विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी पेशेंट को जिंदगी का मकसद ढूंढने के लिए मोटिवेट करती है। कभी कभी हम खुद को वैसा न देखकर निराश हो जाते हैं जैसा हम बनना चाहते थे। हम वो चुनते हैं जो समाज चाहता है, न कि वो जो हम चाहते हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या बनना चाहते हैं और फिर उसे पाने के लिए लड़ना होगा, डटे रहना होगा। हमें अपना मकसद ढूंढने के लिए जीना चाहिए ताकि हम पूरा और संतुष्ट महसूस कर सकें। खुश रहना तुम्हारा चॉइस है। विक्टर ने हिटलर के हमलों के दौरान अपने परिवार के कुछ सदस्यों को खो दिया। ये तब हुआ जब उन्होंने न्यूरोलॉजी और साइकियाट्री में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। उनके परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके पिता भूख से मर गए और उनकी मां और भाई को मार डाला गया। ऑशविट्ज में उनके लिखे हुए किताबें और पेपर जब्त और नष्ट कर दिए गए। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी और परिवार से मिलने की इच्छा थी। टाइफाइड बुखार भी उन्हें दोबारा किताबें लिखने से नहीं रोक सका। यही विक्टर के जीने का कारण था। यही वजह थी कि वो नरक जैसे कंसंट्रेशन कैंप में भी जिंदा रहने में कामयाब रहे। विक्टर हमेशा चीजों को अलग नजरिए से देखते थे। वो सिर्फ जीना नहीं चाहते थे, बल्कि उनके जीने का एक मकसद भी था। एक बार एक नॉर्थ अमेरिकन पॉलिटिशियन को अपनी नौकरी से नफरत थी। वो अपने देश की इंटरनेशनल पॉलिसी से सहमत नहीं थे, फिर भी उन्हें उसे लागू करना पड़ता था। उनके साइकोथेरेपिस्ट ने कहा कि उन्हें अपने पिता के साथ झगड़ा भूलकर सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी निराशा उनके बिगड़े रिश्ते की वजह से थी। लेकिन विक्टर ने उन्हें इस प्रॉब्लम का अलग कारण बताया। विक्टर ने उन्हें समझाया कि उनकी निराशा इसलिए है क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी पसंद नहीं है। उन्हें ऐसा करियर चुनना चाहिए जो उनका पैशन और मकसद दोनों हो। बाद में ये सच निकला। सालों बाद उस पॉलिटिशियन ने विक्टर को बताया कि उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़कर अपनी पसंद का करियर चुन लिया है और वो बहुत खुश और संतुष्ट है। हम सभी का एक यूनिक रास्ता है जिस पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें बस उसके लिए लड़ने की हिम्मत चाहिए। तो अपने सपने को सच करो, अपने दिमाग को उस पर फोकस करके। एक बार एक महिला ने अपने 11 साल के बेटे को खो दिया। अब वो हमेशा अपनी जान लेने के बारे में सोचने लगी। उनका एक और बेटा था जो जन्म से ही पैरालाइज था। उन्होंने सारी उम्मीद खो दी थी और कई बार अपने बेटे और खुद को मारने की कोशिश की। उन्हें लगा कि ऐसा करना आसान होगा और उनके लिए सबसे अच्छा होगा। लेकिन उनके बेटे का मानना था कि उनकी जिंदगी का कोई मकसद जरूर है और अगर दोनों मर जाते हैं तो उनका मकसद अधूरा रह जाएगा। विक्टर ने उस महिला को आखिरी पल में खुद की कल्पना करने के लिए कहा और कहा कि कल्पना करो कि तुम बहुत अमीर हो लेकिन निसंतान। तभी महिला को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जी थी। अब उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया था, अपने बेटे को सब कुछ त्याग कर भी एक अच्छी जिंदगी देना। उन्होंने खुद को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। वो पहली बार रिलैक्स महसूस कर रही थी। उन्हें समझ में आ गया था कि वो फेलियर नहीं थी। उन्हें अपनी जिंदगी खत्म नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके पास एक और बेटा है जिसके लिए वो जी सकती है। कभी कभी हमें एक्सेप्टेंस या अडॉप्शन की जरूरत होती है। एक बार एक डॉक्टर बहुत डिप्रेस थे। वो विक्टर से मिलने गए। वो अपनी पत्नी की मौत के दुख से उबर नहीं पा रहे थे।
विक्टर ने उनसे कल्पना करने के लिए कहा कि अगर वो पहले मर जाते तो क्या होता। क्या उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी इस सदमे को सह पाती? तभी डॉक्टर को एहसास हुआ कि उनकी पत्नी को कितना दर्द हुआ होगा। वो शायद खुद को संभाल नहीं पाती। उन्होंने इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीख लिया। यूनिवर्स ने ऐसा होने दिया क्योंकि डॉक्टर जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत थे। कभी कभी हम दुखी और नाखुश हो जाते हैं क्योंकि हम बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। चलो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं कि वहां से बाहर नहीं निकलना चाहते। हम अगला कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मोरिता थेरेपी का मतलब है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नेगेटिव विचारों को छोड़ देना। मान लो किसी ने तुम्हारा वॉलेट चुरा लिया। अब उस चोर के लिए बुरा महसूस करने के बजाय तुम पास की आइसक्रीम शॉप पर अपनी पसंद की आइसक्रीम खाकर अपना गुस्सा और नाराजगी दूर कर सकते हो। यह मुमकिन है कि चोर की कोई मजबूरी हो। हमें थोड़ा और समझदार बनकर समझना होगा। निकेन थेरेपी ने हमें सिखाया कि तुम्हारी प्रॉब्लम का कारण दूसरों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि तुम्हारी है और सिर्फ तुम्हारी। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती है तो अपने स्कूल को दोष मत दो। हो सकता है कि तुम में दृढ़ संकल्प की कमी हो या तुम खुद इसके लिए तैयार न हो। और हां, अगर फिर भी टेंशन हो तो एक और आइसक्रीम खा लेना, शायद उससे कुछ फर्क पड़े। चैप्टर 4, जिंदगी में फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। जैसे गीली मिट्टी जिसे किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, या पानी जिसका कोई शेप नहीं होता। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरना नहीं चाहिए। बेस्ट बनने और अपना फ्लो ढूंढने के लिए हमें नई चीजें ट्राई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फ्लो मतलब पैशन, मतलब अपने काम को खुद का हिस्सा समझना। एक ऐसा काम ढूंढो जो थोड़ा चैलेंजिंग हो, जो तुम्हें इतना फोकस करने पर मजबूर करे कि तुम्हें कुछ और याद ही न रहे। अपना फ्लो पाने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या करना चाहते हो, कैसे करना है, कितना अच्छा कर रहे हो और ये तुम्हें कहां ले जा रहा है। कोई ऐसा काम मत चुनो जो बहुत मुश्किल हो, वरना तुम टूट जाओगे। और इतना आसान भी नहीं होना चाहिए, वरना बोर हो जाओगे। तुम्हारा एक क्लियर गोल होना चाहिए। अपने काम पर इतना ध्यान दो कि तुम जितना हो सके उतना प्रोडक्टिव हो सको और गलतियों की गुंजाइश कम हो जाए। इससे तुम्हारे विचार और जिंदगी बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। याद रखो, मल्टीटास्किंग हमेशा अच्छी नहीं होती क्योंकि ये तुम्हें ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं बनाती। सिर्फ एक चीज पर पूरी तरह फोकस करने से तुम्हारा टाइम बचता है और तुम सिर्फ उसी काम पर फोकस करना सीखते हो। टकुमी एक जापानी वर्ड है जिसका मतलब है आर्टिसन। ये लोग सिर्फ एक फील्ड में बहुत स्किल्ड होते हैं। उनकी कारीगरी इतनी कमाल की होती है कि उसका मुकाबला करना मुश्किल होता है। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो हमेशा अपने इकिगाई के साथ फ्लो करने की इंपॉर्टेंस समझते हैं। वो अपने टूल्स के साथ ऐसे काम करते हैं जैसे वो उनके दोस्त हो। टोयोटा एक ऐसा ब्रांड है जो बड़ी संख्या में आर्टिसन को एम्प्लॉय करता है और उन्हें कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों की तरह ट्रीट करता है। जापानी लोग रिटायरमेंट के बाद भी अपने पैशन को फॉलो करते रहते हैं। वो घर की 4 दीवारों में कैद होकर नहीं जीना चाहते। वो हमेशा खुद को बिजी रखने में विश्वास करते हैं और वो आलसी बिल्कुल नहीं होते। वो हर काम को डिटेल में करने के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं। इसलिए ये जानकर हैरानी नहीं होती कि स्टीव जॉब्स को जापान बहुत पसंद था। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सोनी कंपनी के मालिक अकियो मोरिटो के दोस्त थे, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने एप्पल बनाने में सोनी के कई तरीकों का इस्तेमाल किया था। माइकल जैक्सन के अलावा स्टीव जॉब अकियो के दूसरे फेवरेट अमेरिकन थे। वो एक दूसरे को इतना पसंद करते थे कि वो बिजनेस पार्टनर बन गए और अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए हमेशा एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर करते थे। स्टीव के दूसरे फेवरेट जापानी युकियो शाकुनागा थे, जो एक स्पेशल टेक्निक इचियो सटियाकी का इस्तेमाल करते थे, एक तरह का पोर्सिलेन जो शाकुनागा द्वारा स्पेशली बनाया जाता था। स्टीव उनकी कला के फैन बन गए थे और अक्सर उनसे चाय का कप खरीदते थे। उन्होंने टोयामा जाने की योजना बनाई थी, ये देखने के लिए कि ये अद्भुत और उत्कृष्ट पोर्सिलेन कहां से आया है। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद
ये संभव नहीं था। शाकुनागा ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी की। उन्होंने 150 कप चाय बनाई। इसे बनाने के लिए उन्होंने कोक्यो या ब्लैक ग्लास का इस्तेमाल किया और उनमें से 12 बेस्ट चुनकर स्टीव के परिवार को भेजे। जापानी लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में सबसे एडवांस देश के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां के ज्यादातर लोग अपने काम को हाथों से करना पसंद करते हैं? आमतौर पर ये काम सिंपल होते हैं, लेकिन इनमें बहुत डिटेल और कारीगरी की जरूरत होती है। एक बार एक क्राफ्ट्समैन को टमागो बनाने में दिक्कत हो रही थी, मतलब पतला ऑमलेट, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया क्योंकि कुकिंग उनका इकिगाई था। उन्हें किचन में अंडे बनाने से कभी बोरियत नहीं हुई क्योंकि उस काम से उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती थी। ये काम उनका फ्लो था जिसे उन्होंने बर्तनों की मदद से हासिल किया। हालांकि जापानी लोग नई टेक्नोलॉजी बनाने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि मशीन इंसान की दुश्मन न बने। इसके बजाय उनका मानना है कि इंसान और मशीनों को एक टीम के रूप में मिलकर काम करना चाहिए। हायाओ मियाजाकी, गिबली एनिमेशन स्टूडियो के डायरेक्टर, वो आदमी हैं जिन्होंने एनिमेशन के जरिए एक जंगल को जीवंत किया, पेड़ों को भावनाएं दी और पक्षियों को एक रोबोट दोस्त दिया। हालांकि कंप्यूटर ने ये सब बहुत आसान बना दिया था, फिर भी वो चाहते थे कि उनकी टीम सब कुछ अपने हाथों से बनाए। ऐसा इसलिए है ताकि एनिमेटर कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के बजाय अपने हाथों से ड्राइंग करके अपना फ्लो हासिल कर सके। स्टूडियो गिबली ने लगभग सभी प्रोडक्शन प्रोसेस में ट्रेडिशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। मियाजाकी रिटायर होने के बाद भी हर संडे अपने फ्लो और इकिगाई का आनंद लेते थे और ड्राइंग करते थे। अपने पैशन को छोड़ना इतना आसान नहीं है। हमें शायद तब तक समझ में नहीं आएगा कि इकिगाई कैसे काम करता है जब तक कि हम अपना इकिगाई नहीं ढूंढ लेते। लेकिन अपना मकसद ढूंढना और मरने तक वो करना जो हमें पसंद है बहुत इंटरेस्टिंग है। चैप्टर 5। दुनिया में सबसे लंबी उम्र वाले लोग जापान में रहते हैं, जिसे ब्लू जोन कहते हैं। इन लोगों ने हमें लंबी जिंदगी जीने के लिए कुछ कीमती बातें बताई हैं और हमें इंस्पायर किया है। सबसे पहले नाम है मिसा ओकावा का, जो एक टेक्सटाइल बिजनेसमैन की बेटी थी। 1898 में पैदा हुई। उन्होंने इतिहास की कई जरूरी घटनाओं को देखा। मिसा कहती थी, खाओ और सो जाओ और तुम लंबी उम्र जियोगे। वो 117 साल की उम्र में गुजर गई। अगला नाम है इक्वाडोर की मारिया कापोवा का, जो 1889 में पैदा हुई और 2006 में निमोनिया से गुजर गई। उन्हें लुइस अलारोन पसंद थे और उनके गाने पर डांस करना बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी मांस नहीं खाया। फिर है जीन कलमेंट, जो फ्रांस में 1875 में पैदा हुई और 1997 में 122 साल की उम्र में गुजर गई। जीन का नाम इतिहास में सबसे लंबी उम्र जीने वाली इंसान के रूप में दर्ज है। शायद उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ही वो सीक्रेट था जिसकी वजह से वो लंबी उम्र जी पाई और हर छोटी चीज में खुशी महसूस की। वॉल्टर ब्रूनिंग 1896 में मिनेसोटा में पैदा हुए थे। वो कहते थे, अगर तुम अपने दिमाग और शरीर को बिजी रखोगे तो तुम बहुत लंबी उम्र जियोगे। वो 114 साल की उम्र में गुजर गए। उन्हें मरने से डर नहीं लगता था, क्योंकि उनके हिसाब से मरना इंसान होने का एक जरूरी हिस्सा है जो एक दिन जरूर आएगा। वो अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबी उम्र जीने वाले दूसरे इंसान थे और इस लिस्ट में आखिरी नाम है अलेक्जेंडर इमेज का। वो एक केमिस्ट, जूलॉजिस्ट, राइटर और सोवियत पोलिश युद्ध के पैराशूटिस्ट थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी शराब नहीं छुई। अब हम उन लोगों के नामों की बात करेंगे जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हमें अपनी जिंदगी को भरपूर बनाने के लिए जरूर इंस्पायर करते हैं। सबसे पहले है कात्सुशिका होकुसाई, एक जापानी आर्टिस्ट जो 18वीं और 19वीं सदी के बीच रहे। वो एक पेंटर थे जो माउंट फूजी के लिए ऑब्सेस थे। उनका मानना था कि पेंटिंग की हर लाइन जिंदगी का सिंबल होनी चाहिए। वो अपने काम को अपना मानते थे और पेंटिंग की हर लाइन में अपनी जान डाल देते थे। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं है
कि उनका काम पूरी दुनिया में जाना और सराहा जाता है। इस लिस्ट में दूसरे हैं ओसामू टेजुका, जिन्हें मॉडर्न जापानी मांगा का पिता कहा जाता है। मांगा जापान में बने कॉमिक्स और ग्राफिक नॉवेल हैं। मरते वक्त उनके आखिरी शब्द थे, प्लीज मुझे काम करने दो। इसमें छुपा मैसेज ये है कि जब तुम्हें अपना इकिगाई और फ्लो मिल जाता है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, भले ही तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें तुम अच्छे हो, फिर भी उसे और बेहतर बनाने का तरीका ढूंढो। अपनी कमियों को पूरा करने के लिए नई चीजें खोजते और डेवलप करते रहो। एक्टिव रहो, अपने दिमाग को ट्रेन करो ताकि वो पॉजिटिव विचारों से भरा रहे, ताकि वो अच्छी तरह से सोच सके। अपने शरीर को ऐसा बनाओ कि वो हेल्दी रहे और अच्छा महसूस कर सके। और हाँ, हमेशा हंसते रहो, लंबी उम्र के लिए ये भी जरूरी है। चैप्टर 6। जापान दुनिया के उन देशों में से एक है जिसकी परंपरा और संस्कृति बहुत रिच है। उनके खाने से लेकर उनके धार्मिक विश्वासों तक जापान में हर कोई शिंटो धर्म को मानता है। ये धर्म कई देवताओं और आत्माओं में विश्वास करता है। शिंटो ये बताने पर फोकस नहीं करता कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि इसने इस बात पर जोर दिया है कि हर इंसान में आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए। इस रस्म के जरिए उनका मानना है कि प्रकृति की भी अपनी आत्मा होती है, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए और उससे दोस्ती करनी चाहिए ताकि सिर्फ अच्छी चीजें तुम्हारे पास आएं। ये हमें प्रकृति से जुड़ना सिखाता है। ओकिनावा में लड़कियों के लिए इन रिवाजों की एक खास जगह है। कहा जाता है कि लड़कियां आध्यात्मिक रूप से ऊंची होती है। माना जाता है कि यूटा नाम की लड़कियां वो होती है जिन्हें खास तौर पर चुना गया है और जो आत्माओं से बात कर सकती है। इन पारंपरिक रस्मों के जरिए ओगिमी में ज्यादातर लोगों के अपने गार्डन हैं। ओगिमी को लंबी उम्र का गांव के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ 80 साल से ज्यादा उम्र की बड़ी आबादी है। इस उम्र में भी वो बहुत एक्टिव है। वो हमारी तरह सोफे पर लेटकर टीवी नहीं देखते। ओगिमी के लोगों के विश्वासों में से एक मोई था, जिसका मतलब है भाईचारा, एक दूसरे के साथ खड़े रहना, एक दूसरे का सपोर्ट करना। इन लोगों को धूमधाम से त्योहार और सेलिब्रेशन मनाना पसंद है। उन्हें डांस करना, गाना और सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है। वो काम की वजह से परेशान या निराश नहीं होते। वो काम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने काम का आनंद लेते हैं और उनमें इसे करने का बहुत उत्साह और जोश होता है। उनका काम उनका पैशन है। वे दोस्ताना होने और अच्छे रिश्ते बनाने में विश्वास करते हैं। मोई के सदस्य ज्यादा चिंता नहीं करते और नहीं किसी काम को जल्दी खत्म करने की जल्दी में होते हैं। वो खुद को टेंशन से दूर रखते हैं। शायद यही वजह है कि वो लंबी और अच्छी जिंदगी जीते हैं। और हाँ, वो अपने गार्डन में सब्जियां भी उगाते हैं, जिससे उन्हें ताजी हवा और ताजे खाने का आनंद मिलता है। और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जो लंबी उम्र का सबसे बड़ा सीक्रेट है। चैप्टर 7। जापानी लोग अपने खाना बनाने के हुनर के लिए भी जाने जाते हैं। तुम सोच रहे होगे कि उनका कटोरा इतना छोटा क्यों होता है ना? इतने कम खाने से उनका पेट कैसे भर जाता है? दिमाग तो छोड़ो, पेट कैसे भरता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मकसद पेट को ओवरफिल करना नहीं होता। ये हारा हाचिबू या 80% रूल का कॉन्सेप्ट है। ओकिनावा के लोगों ने इसे अपनाया हुआ है और वो खाने के बाद मिठाई नहीं खाते। वो अपने शरीर में कैलोरी की मात्रा कम रखते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यही लंबी उम्र जीने का सीक्रेट है। ओकिनावा के खेत नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जैसे टोफू, मिसो, टूना, गाजर, प्याज, शकरकंद, जैस्मीन। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें जवान रखने और बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। यही वजह है कि ओकिनावा के लोग अपनी उम्र से कम दिखते हैं और बीमारियों से बचे रहते हैं। चैप्टर 8। हम सभी जानते हैं कि लंबी उम्र के सीक्रेट्स में से एक फिजिकल फिटनेस है। ये तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारे शरीर को भी रिलैक्स करता है। अगर तुम जापान की हारा हाचिबू डाइट को फॉलो नहीं कर सकते तो तुम रेडियो योगा, ताई ची या चियों के जरिए कैलोरी बर्न कर सकते हो। कई स्टडीज ने साबित किया है कि 30 मिनट तक बैठने से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म
90% तक धीमा हो जाता है। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में वो प्रोसेस है जो पहले खाने को तोड़ता है और फिर उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें हर दिन घंटों तक बैठकर टीवी देखने की आदत है तो तुम्हारी नसों में बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है। अगर तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए भी हल्की एक्सरसाइज करना शुरू कर दो तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म नॉर्मल हो जाएगा। तुम इसे ऑफिस में भी कर सकते हो। उदाहरण के लिए तुम रेडियो टैप्स कर सकते हो जिसमें सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं। रेडियो टैप्स का बेसिक आइडिया है अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर फैलाना। इसके लिए तुम्हें किसी एक्सरसाइज इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होगी। तुम इसे घर या ऑफिस में आसानी से कर सकते हो। इस 5 मिनट की एक्सरसाइज में तुम्हें सीधे खड़े होना है और अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर स्ट्रेच करना है, फिर उन्हें नीचे लाना है और दोहराना है। तुम उन्हें नीचे लाते समय अपने हाथों को अपनी छाती पर भी मोड़ सकते हो या उन्हें ऊपर उठाने से पहले क्रॉस पोजीशन में ला सकते हो। और हाँ, अगर ऑफिस में बैठे बैठे बोर हो रहे हो तो थोड़ा उठकर इधर उधर टहल भी लिया करो, उससे भी मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। चैप्टर 9, पहले बात करते हैं रेजिलियंस की। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? एक जापानी कहावत है, 7 बार गिरो 8 बार उठो। तो रेजिलियंस का मतलब है फिर से उठना। कभी कभी हमें लगने लगता है कि जिंदगी में सब खत्म हो गया है और अब ऐसे जीना मुश्किल है, लेकिन सोचो कि तुम्हारी सारी मेहनत कहाँ जा रही है। निराश होने के बजाय अपने गोल पर फोकस करो। तुम्हें जो भी करना है अपने पैशन को फॉलो करते रहो। याद रखो, ये तब तक खत्म नहीं होता जब तक जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। इंसान ईगो के साथ पैदा होता है। कभी कभी हमारी जिंदगी की इच्छाएं बहुत छोटी, बेतुकी और एवरेज होती है। हम चंचल होते हैं और बिना सोचे समझे कुछ चाहने लगते हैं, ये जानते हुए भी कि ये खुशी सिर्फ थोड़े समय के लिए होगी। हम इस आदत के गुलाम बन जाते हैं। इसकी वजह से हम स्वार्थी हो जाते हैं और हमारे अंदर नेगेटिव भावनाएं भरने लगती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम वो बैग खरीदना चाहते हो जो तुम्हारे क्लासमेट ने पिछले हफ्ते खरीदा था। इसके लिए तुम पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन करते हो जो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वो बैग घूम रहा है। शायद तुम्हें यह भी एहसास नहीं है कि तुम्हारे साथ काम करने वाले व्यक्ति को उस जॉब की ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उसे अपनी बीमार बहन के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। समझ में आया कुछ? तुम बैग के चक्कर में इतने लालची हो गए कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुमने किसी और की जरूरत की चीज छीन ली। हमने किसी और की कीमत पर अपनी खुशी हासिल की। हमें इमोशनली स्ट्रांग बनने की जरूरत है। हमें नेगेटिव इमोशन से छुटकारा पाना होगा। यही बुद्धिज्म और स्टोइसिज्म हमें सिखाते हैं। हमारा गोल डिसिप्लिन बनना है। कुछ चाहने या चाहने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन तभी जब तुम इसे कंट्रोल करो। ये तब बुरा होता है जब ये इच्छा तुम्हें कंट्रोल करती है और तुम इसके गुलाम बन जाते हो। स्टोइसिज्म हमें यह भी सिखाता है कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर तुम सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो तुम गुस्से और नेगेटिव भावनाओं से भर जाओगे। अपने दिमाग को गुस्सा, चिड़चिड़ापन और नाराजगी जैसी भावनाओं को दूर करने के लिए ट्रेन करो। खुद को विनम्र और नम्र बनाओ। अपने ईगो को खोखला मत होने दो। एक और अच्छी कहावत है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। मतलब कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन हमें यह सुनकर दुखी नहीं होना चाहिए। हमें खुले तौर पर यह मानना चाहिए कि यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है। इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने के बाद अगर तुम अपने किसी करीबी को खो देते हो या अपनी पसंद की कोई चीज खो देते हो तो तुम खुद को दर्द और तकलीफ से बचा पाओगे। बहुत से लोग चीजों से इतने इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि उन्हें खोने से डरने लगते हैं। वो अपने दिमाग में ऐसी चीजों को एसोसिएट करने लगते हैं जो एक दिन टूटने वाली है। इसीलिए उन चीजों को खोने के बाद वो अंदर से भी टूट जाते हैं। वाबी साबी और इचिगो इची एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें अपने आसपास की दुनिया की इम्परफेक्शन को एप्रिशिएट करना सिखाता है। ये हमें हर चीज में ब्यूटी देखना और उसे पॉजिटिव नजरिए से देखना सिखाता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारे स्कूल में कोई बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है तो उसके साथ बिल्कुल दूसरों की तरह व्यवहार करो, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल है।
उसमें कोई कमी नहीं है। हम उन्हें ठीक से समझने की कोशिश भी नहीं करते, इसलिए हम उन्हें नेगेटिव नजरिए से देखते हैं और हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है। एंटी फ्रेजिलिटी का मतलब है जो कमजोर नहीं है और आसानी से टूट नहीं सकता। लोग भूकंप, तूफान, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उम्मीद खो देते हैं, लेकिन जब वो इससे बच जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वो इससे और भी मजबूत होकर निकले हैं। एंटी फ्रेजिलिटी का मतलब है जिंदगी जीते रहना, चाहे ये कितनी भी मुश्किल क्यों न लगे। फिर से शुरू करना। उदाहरण के लिए, हर कोई एक बॉक्सर से डरता है जिसके शरीर पर कई चोट के निशान हैं, लेकिन वो निशान सफल होने से पहले कई पंचों की वजह से हैं। उसने बहुत संघर्ष किया है, अनगिनत दर्द और तकलीफें सही है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बार बार गिरा, लेकिन फिर से उठा। ये किताब हमें जिंदगी जीने की कला सिखाती है। तुम अपनी जिंदगी जिस भी तरह से जी रहे हो, तुमने खुद चुनी है और ये सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारी जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व करना है, जिंदगी खुलकर जीने के लिए है। हम सभी अपनी जिंदगी का इकिगाई ढूंढने में बिजी हैं। जिस पल तुम हार मान लेते हो और अपने पैशन को छोड़ देते हो, वो ऐसा ही है जैसे अपने शरीर के किसी हिस्से को अलग करना। अपने इकिगाई को ढूंढने में तुम कितना भी समय बिताओ, डिस्कवरी के इस रास्ते पर चलते हुए बस जर्नी का आनंद लो। ये बहुत जरूरी है कि तुम अच्छा खाना खाओ और अच्छे लोगों से घिरे रहो। सिर्फ पॉजिटिव लोग तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे और तुम्हें अपने फ्लो में डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएंगे। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखो और पॉजिटिव रहो। समय समय पर खुद को ब्रेक दो और याद रखो कि तुम्हारा गोल अपने इकिगाई को ढूंढना है। अगर तुम पहले प्रयास में फेल हो जाते हो तो कोई बात नहीं, इसके लिए खुद को सजा मत दो। थोड़ा रिलैक्स करना सीखो, खुद से ज्यादा प्यार करना सीखो और खुद के साथ अच्छा व्यवहार करो। खुद से कहो, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। हम सभी के अलग अलग इकिगाई होते हैं, लेकिन एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि ये हम सभी के अंदर गहराई में छिपा हुआ है और हमें इसे धैर्य के साथ ढूंढने की जरूरत है। हर इंसान में पैशन और यूनिक टैलेंट होता है जो उसकी जिंदगी को मतलब देता है। विक्टर फ्रैंकल का मानना है कि अपने इकिगाई को ढूंढना हमारा मिशन है। तुम्हें जो भी मिला है और अपनी जर्नी में जिन लोगों से तुम मिले हो, उनके लिए आभारी रहना सीखो। याद रखो कि ये सब किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने इकिगाई के हर पल अपने प्यार और पैशन को एक खजाने की तरह संजो कर रखोगे और इसके हर पल का आनंद लोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हार मत मानो और हाँ, थोड़ा हंस भी लिया करो, उससे सब ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में एक ठोस उद्देश्य इकिगाई पाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए गए सिद्धांतों को अपनाइए। अपने जीवन के उन 4 सवालों का जवाब खोजिए और एक लंबा, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना शुरू करिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही किताबों की समरी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका इकिगाई क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।